हेलो टेंथ क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपके लिए आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से त्रिविमीय आकृतियों के बारे में कुछ जानकारी लाया हूँ, जो कुछ स्लाइड्स के माध्यम से मैंने तैयार की हैं। और मैंने कोशिश की है मैं आपको इनकी डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड जो फार्मूले हैं वो आपको बताऊं, और जिससे कि आपको हमारे जो टेंथ क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन संबंधी प्रश्नावलियां हैं उन्हें हल करने में आपको सुविधा होगी। तो बच्चों, मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, आप इनको देखिए और ज़रूर मुझे विश्वास है इससे आपको फ़ायदा होगा। ये है हमारी जो स्लाइड्स बनी हैं, टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बहुत सी आकृतियाँ, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ, 3D आकृतियाँ हम पढ़ते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, फ्रस्टम, स्फीयर। तो इनके बारे में मैंने इनके सामान्य डेफिनेशन क्या होती है, इनकी परिभाषा क्या होती है, और इनसे रिलेटेड जो आपके टोटल सरफेस एरिया है या कर्व सरफेस एरिया है या वॉल्यूम, उनको निकालने के लिए फार्मूले क्या क्या होते हैं। तो चलिए बच्चों, स्लाइड्स प्रारंभ करते हैं। पहली स्लाइड हमारी जो होगी वो पहले विभिन्न प्रकार के ठोस आकार जो हम पढ़ते हैं वो क्या क्या है होते हैं उनके बारे में है। बच्चों, हम सबसे पहले जो 2D में हमने पढ़ी हुई है, वर्ग, आयत, मतलब चतुर्भुज या त्रिभुज, ये हमने आकृतियाँ पहले पढ़ी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं 3D की। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड और क्यूब पढ़ेंगे, घनाभ और घन। दूसरी आकृति इसमें आती है बच्चों लंबवृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसके बाद अगली आकृति जो हम पढ़ेंगे लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। अगली आकृति जो हमारे कोर्स में होगी शंकु का छिन्नक। ये 10th क्लास के लिए नया है, और इससे पहले आपने घनाभ घन, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय शंकु ये आपने पढ़े हुए हैं। तो शंकु का छिन्नक ये बच्चों शंकु से ही प्राप्त होता है। जब शंकु को हम उसके आधार के समांतर किसी तल से काट दें तो जो आकृति हमें बाल्टी के आकार में प्राप्त होती है वो ही शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन कहलाता है। अगली आकृति हम पढ़ेंगे बच्चों गोला, स्फीयर। तो ये इतनी आकृतियाँ हमने यहाँ पर हमारे अभी जो सिलेबस में हैं उनके बारे में मैंने सामान्य सी परिभाषाएं, ताकि हर कोई भी बच्चा इसको आसानी से समझ सके, ये कोशिश मैंने की है उनकी आकृतियों के साथ। तो चलिए पहले हम पहली आकृति की ओर जाते हैं, घनाभ, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं? बच्चों, घनाभ 6 आयताकार समतलों से घिरी हुई बंद आकृति होती है। अतः 6 आयताकार समतलों से घिरी बंद आकृति को हम घनाभ कहते हैं। तो इसमें 6 आयताकार समतल होते हैं जिन्हें हम फलक भी कहते हैं, या पृष्ठ होते हैं जो इनके, जैसे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है तो उसमें आप देखेंगे 6 फलक होते हैं, 6 तल होते हैं उसके, जो समतल पृष्ठ के रूप में होते हैं। बच्चों, उसमें 12 कोरें होती हैं, किनारे जो होते हैं जिन्हें आप भुजाएं भी कहते हैं। 8 इनके शीर्ष होते हैं, कोने देखेंगे आप ज्योमेट्री बॉक्स के, 4 ऊपर और 4 निचले तल पर, वो कोने जो बने होते हैं वो शीर्ष कहलाते हैं। और बच्चों 4 घनाभ के विकर्ण भी होते हैं। अब विकर्ण होता क्या, जैसे आपने चतुर्भुज में पढ़ा हुआ है, 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने से बनी रेखाखंड को हम घनाभ कहते हैं। तो वही परिभाषा यहाँ विकर्ण कहते हैं, वही परिभाषा हम इधर घनाभ के लिए भी कह सकते हैं। घनाभ के 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले रेखाखंड को हम घनाभ का विकर्ण या डायगोनल कहते हैं। ये कितने होते हैं मैंने बताया, 4 होते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संक्षिप्त रूप में TSA भी लिखते हैं। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितने पृष्ठ होते हैं इसके, कितने तल होते हैं, 6 तल होते हैं, और 6 के 6 तल आयताकार होते हैं। ठीक है, तो हम जैसे आधार वाले तल का क्षेत्रफल निकालें वो L इंटू बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेंथ को L माना है, ब्रेड्थ को B माना है, हाइट को H माना है, ऊंचाई को, लंबाई को L, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H। तो आधार वाला जो तल है जिस पर टिका हुआ है आपका ज्योमेट्री बॉक्स, उसमें
उसका हम निचले तल का क्षेत्रफल निकालें तो एल इंटू बी, इतना ही सर, इतना ही क्षेत्रफल जो होगा ऊपरी वाली सतह का भी होगा। तो ऊपरी वाली सतह का भी एल इंटू बी होगा। तो एल इंटू बी कितनी बार आ जाएगा, 2LB, 2 बार। ऐसे ही आप अगर किनारों की तरफ देखें, लंबाई वाले हिस्से में देखें, तो लंबाई वाला हिस्सा अगर उसका उस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो लंबाई की जगह तो एल ही है उसमें लंबाई, और चौड़ाई की जगह एच आ जा रहा है बच्चों, ऊंचाई। तो एल इंटू एच, ठीक है। और एल इंटू एच दूसरी तरफ का भी आ जाएगा, 2LH या 2HL, ये भी हो जाएंगे, 2HL भी आगे। और बच्चों चौड़ाई वाले हिस्से को आप देखें तो चौड़ाई वाले हिस्से में लंबाई की जगह तो बी आ जाएगा चौड़ाई, और चौड़ाई की जगह एच आ जाएगा ऊंचाई। तो BH आ जाएगा चौड़ाई वाले हिस्से का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसे ही दोनों पृष्ठ हैं दोनों तरफ के, तो 2BH आ गए वो। अब इनको हम सबको ऐड कर दें तो 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, 2 को हम कॉमन ले लें तो ये फार्मूला बन जाता है हमारा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। उसके बाद बच्चों घनाभ का विकर्ण हमें निकालना है। जैसे हम आयत का विकर्ण निकालते हैं, वर्ग का विकर्ण निकालते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। अब यहाँ 3 विमाएँ हैं, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, अर्थात उसकी लंबाई का अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर धन ऊंचाई का स्क्वायर। अब बात आती है घनाभ का आयतन। आयतन होता क्या है, आयतन माने उसकी धारिता से मतलब है कितना कोई भी सामान किसी बर्तन में हम रख सकते हैं, वो उसको हम आयतन से बताते हैं, ठीक है। तो आयतन कैसे निकालते हैं घनाभ का, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L इंटू बी इंटू एच। तो बच्चों ये घनाभ की आकृति है, इसमें हमने लंबाई को लेंथ जिसको हम L कहते हैं, चौड़ाई को ब्रेड्थ जिसको हम B से डिनोट करते हैं, ऊंचाई H जिसको हम हाइट्स H से डिनोट करते हैं। अब बात आती है बच्चों घन, क्यूब। घनाभ और घन में थोड़ा सा अंतर है, आपने पूर्व कक्षाओं में ये पढ़ा हुआ है। घनाभ के प्रत्येक तल आयताकार होते हैं, प्रत्येक पृष्ठ उसका प्रत्येक जो फलक है वो आयताकार होता है, लेकिन घन में प्रत्येक फलक वर्गाकार हो जाता है, अर्थात इसकी प्रत्येक कोरें बराबर होती हैं। तो यही इसकी डेफिनेशन भी होगी बच्चों। घनाभ जैसे हमने घनाभ की परिभाषा दी थी, वैसे ही हम घन की परिभाषा भी दे सकते हैं। 6 आयताकार की जगह वर्गाकार आ जाएगा, 6 वर्गाकार समतलों से घिरी हुई बंद आकृति को हम घन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भी बच्चों जैसे घनाभ में 6 फलक कहा हमने, इसमें भी 6 फलक होते हैं, घन में भी 6 फलक होते हैं या 6 समतल पृष्ठ होते हैं, 6 तल होते हैं। इसकी भी 12 कोरें होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 4 इसके भी विकर्ण होते हैं। तो विकर्ण की डेफिनेशन तो वही होगी बच्चों, घन के 2 सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाखंड होगी वो हमारा घन का विकर्ण कहलाएगा। अब बात आती है फार्मूलों की इसके, जैसे हम घनाभ में निकालते थे उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो क्या आता था, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ पर L और B और H बराबर होते हैं, इसकी सभी कोरें बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो L की जगह भी हम मान लेते हैं A लिख दें, और B की जगह भी A लिख दें, H की जगह भी A लिख दें या X लिख दें, जो भी लिखें आप। तो क्या आ जाएगा हमारा, ये हम 2 ब्रैकेट के अंदर L की जगह भी A, B की जगह भी A इंटू A प्लस B की जगह A, H की जगह A इंटू A प्लस फिर लास्ट में भी H की जगह A और इंटू L की जगह A। तो ब्रैकेट के अंदर आप देखेंगे 2 तो ब्रैकेट के बाहर है, A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू A स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर तीनों A स्क्वायर जोड़ दो, 3A स्क्वायर आ जाते हैं। 3A स्क्वायर को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाता है 6A स्क्वायर। A माने इसकी कोर, माने इसकी भुजा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या उसका टोटल सरफेस एरिया 6 गुणा भुजा का वर्ग। अब घन के विकर्ण की बात, जैसे घनाभ का विकर्ण हमने कहा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है, लेकिन घन की सभी कोरें बराबर होती हैं। मैंने मान लिया L को A, B को भी A, H को भी A, तो अंडर रूट के अंदर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इन तीनों A स्क्वायर को हम ऐड कर दें 3A स्क्वायर। अब A स्क्वायर का तो आप अंडर रूट निकाल सकते हैं, वर्ग वाली संख्या का वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है, वो संख्या आ जाती है बाहर वर्गमूल से, ठीक है। तो यहाँ पर A का स्क्वायर आ रहा है, A माने कोर, भुजा, भुजा का स्क्वायर,
तो उसका वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, भुजा बाहर आ जाएगी या कोर बाहर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर केवल 3 रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा घन का विकर्ण, कोर गुणा अंडर रूट 3। अब घन का आयतन बच्चों, जैसे घनाभ का आयतन निकाला L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर L भी ए है, बी भी ए है, एच भी ए है, तो घन का आयतन आ गया ए इंटू ए इंटू ए का क्यूब, माने कोर का क्यूब या भुजा का क्यूब। इस तरह से हम घन का आयतन ज्ञात करते हैं। बच्चों आयतन और क्षेत्रफल के जो यूनिट्स होते हैं, मात्रक हैं, वो अलग अलग हैं, आपको मालूम है। हम क्षेत्रफल चाहे कोई भी आकृति हो उसका क्षेत्रफल वर्ग मात्रक में लिखते हैं या वर्ग यूनिट में लिखते हैं, जबकि आयतन हम हमेशा क्यूब में लिखते हैं, घन सेमी, घन मीटर, मतलब घन मात्रक के रूप में हम उसको डिनोट करते हैं, लिखते हैं उस यूनिट को। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर जाते हैं बच्चों। अगली स्लाइड हमारी है लंबवृत्तीय वेलन। लंबवृत्तीय वेलन जिसे हम सामान्यतः बेलन कहते हैं। बेलन होता क्या है बच्चों, अगर एक आयताकार कागज़ लें हम, उस आयताकार कागज़ की एक भुजा को, लंबाई वाली भुजा या चौड़ाई वाली भुजा को अगर हम स्थिर रख दें और उसके परितः शेष आयत को घुमा दें, तो इस प्रकार हमारी जो आकृति, ठोस आकृति प्राप्त होगी हमें, वो हमारा लंबवृत्तीय बेलन या राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, तो किसी आयत की एक भुजा को स्थिर रखकर उसके परितः आयत को घुमाने पर बने ठोस आकृति को हम लंबवृत्तीय बेलन कहते हैं। बेलन का आधार बच्चों वृत्ताकार हो जाएगा। ठीक है, जब हम उसको घुमाएंगे तो एक वृत्त आपका वृत्त बन जाएगा, आधार में भी और ऊपरी सतह में भी, दोनों सिरे इसके वृत्ताकार होंगे। यदि लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या को हम r मान लें और बेलन की ऊंचाई को हम h मान लें, तो बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो पहले हम आधार की परिधि निकाल लेंगे। आधार की त्रिज्या हमने r मानी है, आधार इसका वृत्ताकार है, तो परिधि होगी 2πr। उसको अगर उसकी ऊंचाई से गुणा कर दें तो हमारा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, जैसे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को टोटल सरफेस एरिया कहते हैं, तो यहाँ पर वक्र माने कर्व। ठीक है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया, मुड़े हुए तल का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो मुड़ा हुआ है चारों ओर का, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA भी कहते हैं इसको शॉर्ट में, बराबर 2πrh। अब बच्चों बात आती है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल में क्या आ जाएगा, हमने अभी केवल वक्र पृष्ठीय निकाला, इसका मुड़े हुए तल का क्षेत्रफल निकाला है, ऊपरी वाली सतह का और निचले सतह का भी क्षेत्रफल इसमें जोड़ दें तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऊपरी सतह भी हमारे वृत्ताकार है, इसकी निचली सतह भी वृत्ताकार है, समान वृत्त है और त्रिज्या हमने r मानी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। तो πr² निचले सतह का, πr² ऊपरी सतह का, अर्थात 2πr²। इसमें हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में और जोड़ देंगे तो हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का निकल जाएगा। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2πr² दोनों वृत्ताकार आधारों का क्षेत्रफल। तो 2πr आपका इसमें कॉमन आता है, तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, ये हमारा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब बच्चों बात आती है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हम निकालते कैसे हैं, वैसे त्रिविमीय आकृति, जैसे घनाभ में कहा था मैंने आगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, वो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है, गुणा उसको ऊंचाई से हमने आधार के क्षेत्रफल को h से और गुणा कर दिया, हमारा आयतन निकल गया। तो इसी आधार पर हम बेलन का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। बेलन का आधार माने उसकी, बेलन का आयतन माने उसके आधार का क्षेत्रफल गुणा उसकी ऊंचाई। और बेलन का आधार आपको मालूम है वृत्ताकार होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई गुणा त्रिज्या का स्क्वायर, पाई इंटू r²। इसको आप इसकी ऊंचाई से गुणा कर दीजिए h से, तो बेलन का आयतन आ गया πr²h। ये हमारे बेलन का आयतन का फार्मूला है बच्चों। एक बेलन का चित्र मैंने दिखाया है, त्रिज्या को ऊपर लाल मैंने एक लाइन से खींच के r लिखा हुआ है त्रिज्या रेडियस, और हाइट को h लिखा हुआ है उसकी ऊंचाई हाइट। अब बच्चों अगली स्लाइड में जाते हैं। अब आता है हमारा लंबवृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन। शंकु आपने आइसक्रीम गर्मियों में खाई है, आइसक्रीम का कोन कहते हैं, इसलिए उसको आइसक्रीम का कोन क्यों, वो उसका आकार जो होता है कोन के आकार का, शंकु के आकार का होता है, वो शंकुआकार होता है। ठीक है, तो अब ये बच्चों कैसे बनेगा, जैसे हमने आयत को घुमाया, एक भुजा को स्थिर मानकर उसके परितः पूरे आयत को घुमा दिया स्थिर भुजा के चारों ओर, तो हमारा क्या बन गया था, लंबवृत्तीय बेलन। यहाँ पर अगर एक समकोण त्रिभुज ले लें हम,
और उस समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं में से किसी एक भुजा को स्थिर कर लें और स्थिर मानकर बाकी शेष हिस्से को घुमा दें चारों ओर उसके, तो हमारी एक आकृति तैयार हो जाती है जिसे हम लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से किसी एक को स्थिर मानकर त्रिभुज को उसके परितः घुमाने पर बने ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। शंकु का आधार बच्चों वृत्ताकार होता है। जैसे हमारा वेलन में ऊपरी सतह और निचला सतह दोनों वृत्त थे, ठीक है, वृत्ताकार थे, लेकिन शंकु में ऊपरी सिरा जो है नुकीला होगा, खाली नोक एक बिंदु रूप में होगा, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं होगा, नगण्य होगा, केवल आधार वाला सतह जो है वो वृत्ताकार होगा। अब मान लेते हैं, माना शंकु के आधार की त्रिज्या r मान लिया हमने क्योंकि वृत्ताकार है वो, और शंकु की ऊंचाई, अब बच्चों शंकु की दो ऊंचाइयाँ होती हैं, एक तो लंबवत ऊंचाई, शीर्ष से हम आधार पर लंब डालते हैं वृत्ताकार आधार के केंद्र पर, वो तो ऊंचाई कहलाती है, और एक तिरछी ऊंचाई होती है जो उसका चारों ओर की सतह होती है तिरछी, उसको हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, उसको हम L से निरूपित करते हैं। तो हमने तिर्यक ऊंचाई h मान लिया और तिर्यक ऊंचाई उसकी L मान ली है। अब बच्चों शंकु की तिर्यक ऊंचाई L हम जब हमें ज्ञात नहीं हो तो हम यहाँ पर जैसे अगर आप ये समझिए कि हमने शीर्ष से आधार वृत्ताकार आधार जो है उसके केंद्र पर लंब डाला तो हमारा एक समकोण त्रिभुज तैयार हो जाता है। समकोण त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो L यहाँ पर कर्ण के रूप में है समकोण त्रिभुज का, तो कर्ण का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। शेष दो भुजाएं कौन सी हुई, एक ऊंचाई होगी, एक आधार की त्रिज्या हो गई, तो L² बराबर h² प्लस r² होगा। हमने L का मान निकालना है तो अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट h² प्लस r²। अगर हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात नहीं है तो हम इस सूत्र की सहायता से उस शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले ज्ञात कर लेंगे। अब बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकाला, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के और शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर है। बेलन का ऊपर से नीचे तक सतह एक समान थी, सीधी थी, यहाँ तिरछी है, तभी तिर्यक ऊंचाई कहा है हमने, L कहा, ठीक है ना। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पाई r इंटू L करके निकालते हैं बच्चों, पाई इंटू r इंटू तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई आपको अगर ज्ञात नहीं है तो मैंने बताया भी L बराबर अंडर रूट h² प्लस r² से हम ज्ञात कर लेंगे, और सूत्र की सहायता पाई r L सूत्र की सहायता से हम शंकु का वक्र पृष्ठीय मुड़े हुए तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। अब शंकु का अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो बच्चों ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसमें आधार का क्षेत्रफल और जोड़ देंगे, क्योंकि इसका आधार ऊपरी बिंदु तो मैंने ऊपरी में जो है ऊपर तो नुकीला हिस्सा है, बिंदु है खाली, उसका कोई क्षेत्रफल नहीं है, नगण्य है, केवल आधार का क्षेत्रफल होगा। आधार वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² होता है, तो हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r L में पाई r² जोड़ देंगे तो हमारा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ गया बराबर पाई r L प्लस पाई r²। तो पाई r को आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में L प्लस r, ये हमारा सूत्र बन गया शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब बात आती है शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब शंकु का आयतन जो होगा, मैं इसको आपको बेलन के आधार पर अगर समझाऊँ, एक बेलन के ऊपरी वृत्त के केंद्र से आधार का जो वृत्त है उसके व्यास के दोनों सिरों को मिला दें तो हमारे एक शंकु की आकृति, तीन शंकु हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक बेलन तीन शंकु के आयतन के बराबर हो जाता है, अर्थात शंकु का आयतन बेलन के आयतन के 1/3 के बराबर होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और बेलन का आयतन हमने अभी निकाला है इससे पहले, पाई r² h आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो उसका 1/3 कर दीजिए, वो हमारा शंकु का आयतन निकल जाता है। तो शंकु के आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r² h। अगली स्लाइड में जाते हैं बच्चों। अब है शंकु का छिन्नक, जो आपने 9th तक नहीं पढ़ा हुआ है। शंकु का छिन्नक, फ्रस्टम ऑफ कोन, बच्चों एक शंकु से ही बनता है। मैंने अभी बताया था शुरुआत में, जब हम किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल से काट दें और ऊपर वाले हिस्से को अलग कर दें तो जो बचता है हिस्सा, उसमें हमारे दो सिरे आ जाते हैं वृत्ताकार। अब आधार का हिस्सा वृत्ताकार, ऊपरी सिरा भी वृत्ताकार आ गया, एक वृत्त बड़ा आता है और एक वृत्त छोटा हो जाता है। इस तरह से दोनों के दोनों आधार वृत्ताकार हमारे प्राप्त होते हैं और ये आकार लगभग बाल्टी के समान आ जाता है, जिसे हम शंकु का छिन्नक कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो शंकु को किसी ऊंचाई से उसके आधार पर बने वृत्त के समांतर समतल द्वारा काटे जाने पर बनी हुई आकृति को शंकु का छिन्नक या फ्रस्टम ऑफ कोन कहते हैं।
माना इसके दोनों वृत्ताकार जो सिरे मैंने कहा, एक की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर मान ली, बड़े वाले वृत्त का बड़ा वाला जो आधार है वृत्ताकार उसकी त्रिज्या आर मान ली, और छोटे वृत्ताकार आधार की त्रिज्या हमने स्मॉल आर मान ली, और ऊंचाई मान लेते हैं, जो लंबवत ऊंचाई है शंकु की वो हमने एच मान ली है, और तिरछी ऊंचाई इसकी या तिर्यक ऊंचाई हमने एल मान ली है। तो बच्चों अब इसके जो फार्मूले होते हैं, छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई हमने निकालनी है, अगर एल हमें मालूम नहीं है तो जैसे हमने शंकु का निकाला था, शंकु का कैसे निकाला हमने, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर दो त्रिज्याएँ हैं बच्चों, हम बड़े वाले वृत्ताकार आधार की त्रिज्या के वर्ग में से छोटे वाले वृत्ताकार आधार की जो त्रिज्या है उसके वर्ग को घटा देंगे, वो ले लेंगे आर स्क्वायर की जगह शंकु में। शंकु की जो हमने शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकाली थी वहाँ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हमारा छिन्नक की त्रिज्या ऊंचाई आ जाएगी एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस स्मॉल ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कैपिटल आर आप जानते हैं जो बड़ा वृत्ताकार आधार है उसका त्रिज्या है, और स्मॉल आर जो है जो छोटा वृत्ताकार आधार है तल है उसकी त्रिज्या है। अब बात आती है बच्चों छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे आपने शंकु का निकाला पाई आर एल, लेकिन यहाँ आर की जगह मैंने बताया दो त्रिज्याएँ हैं, दो वृत्ताकार तल हैं, तो वहाँ हम आर की जगह कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस बड़े वृत्त की त्रिज्या, ये ऐड करके आर की जगह वो लिख देंगे, बाकी पाई की जगह पाई, एल की जगह एल आएगा। ठीक है, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल। अब बात आती है बच्चों शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखिए, एक तो आपका ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला आपने कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें आप दोनों वृत्ताकार तलों के क्षेत्रफल को और जोड़ देंगे। अब एक बड़े वाला जो तल है उसकी त्रिज्या कैपिटल आर है तो उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और जो छोटा वृत्त है उसका क्षेत्रफल पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर। इसको और ऐड कर दोगे इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपके छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू एल, ये तो आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस इसमें आप बाकी दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को और जोड़ देंगे। दोनों में पाई आ रहा है, मैंने पाई कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ठीक, अब बात आती है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बच्चों अभी हमने छिन्नक का आयतन, शंकु का आयतन निकाला था हमने, क्या निकाला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो उसी तरह से छिन्नक का आयतन 1/3 पाई एच भी ठीक है, एक ही है, लेकिन त्रिज्याएँ दो हैं। तो यहाँ पर बच्चों ब्रैकेट में बड़े वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर प्लस बड़े वृत्त की त्रिज्या इंटू छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस छोटे वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर, ये हम एक आर स्क्वायर की जगह ये आ जाएगा हमारा शंकु में जो आर स्क्वायर आता है उसकी जगह पर। ठीक है, तो छिन्नक का आयतन क्या आ जाएगा 1/3 पाई एच, और ब्रैकेट में आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा। इससे हम छिन्नक का आयतन निकाल लेंगे इस फार्मूले से। ठीक है बच्चों, ये मैंने छिन्नक का चित्र बनाया है। ये तिरछी ऊंचाई देखिए एल से दिखा रखी है, कैपिटल एल लिखा है मैंने, वैसे सूत्र में स्मॉल एल लिखा हुआ है, यहाँ कैपिटल एल दिखा दिया है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर मान रखी है। निचला जो वृत्त है आधार वाला वो बड़ा वृत्त है, और ऊपर वाला सिरा जो है वृत्ताकार सिरा उसकी त्रिज्या स्मॉल आर मान रखी है। ऊंचाई इसकी जो लंबवत ऊंचाई है वो एच अंदर से दिखाई गई है। अब बात आती है बच्चों गोला, स्फीयर। गोला किसे कहते हैं बच्चों, किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के परितः अगर हम घुमा दें, इस प्रकार जो हमें ठोस आकृति प्राप्त होती है उसको हम गोला या स्फीयर कहते हैं। ठीक है, अब माना गोले की त्रिज्या को हम आर मान लें, स्मॉल आर। ठीक है, तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी और टोटल सरफेस एरिया भी बराबर होता है। क्यों? क्योंकि गोला एक ही बिंदु पर तल पर टिका हुआ होता है, वो एरिया घेरता नहीं है, केवल एक बिंदु पर टिका होता है, इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के बराबर होते हैं। वो फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर हम इसको आधा गोला कर दें, बीचों बीच काट करके इसको अर्धगोले में बदल दें, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दो अलग अलग होंगे बच्चों, क्योंकि अब
जब हमने अर्धगोला बनाया बीचों बीच काट के इसको, तो इसका एक आधार हमें वृत्ताकार प्राप्त हो रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका आधा, 4πr² था, उसका आधा माने बट्टे 2 कर दीजिए आप, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr², ये फार्मूला होगा उसका। लेकिन अर्धगोले का हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे, क्योंकि अर्धगोले में जब हम काटेंगे बीचों बीच, तो जो ऊपर वाला सतह आएगी वो भी वृत्ताकार आ जाएगी, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल इसमें और ऐड हो जाएगा। ठीक है, 2πr² में πr² और हम जोड़ देंगे, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 3πr²। अब बात आती है गोले का आयतन। गोले का आयतन का फार्मूला है बच्चों 4/3πr³, 4/3 पाई इंटू r⁻3। ठीक है, इस तरह से हम गोले का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अर्धगोले का आयतन अगर निकालना है तो इसका आधा कर दीजिए, 1/2 कर दीजिए 4/3πr³ का, तो अर्धगोले का आयतन हमारा हो जाता है 2/3πr³। तो ये फार्मूले हमारे जो मेन हैं बच्चों यहाँ, और इनकी जो परिभाषाएं हैं वो मैंने आपको समझाई हैं इन स्लाइड्स के माध्यम से। आपने अच्छी तरह से इनको देखना है, पढ़ना है, और फार्मूलों को आप जब अप्लाई करेंगे, आप क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो आपको फार्मूले याद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने मेरी ये स्लाइड्स को ध्यान से देखना है, और उसके बाद आपको कमेंट भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बच्चों, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा मैटर बना के दूँ। कोशिश करूँ कि आपके लिए मैं कोई अच्छी सी टॉपिक पर अच्छी सी स्लाइड्स PPT के माध्यम से दे सकूँ और आपको उसको फ़ायदा हो।